अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस वक्त एक अहम मौजू है जिसके ऊपर सभी बातें भी कर रहे हैं, पॉलिसी बनाने की भी बातें कर रहे हैं, मगर इक़दामात हमें उस तरह से ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे हैं। मुश्किल हैं, किस हद तक मुश्किल हैं, ये कितना वक्त दरकार होगा, ये मौजू क्या है, ये मसला क्या है। ये मौसमियाती तब्दीली के हवाले से है जिसके असरात बिलखसूस हम एशिया के ख़ित्ते में और तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर बहुत तेज़ी के साथ देख रहे हैं। अफ्रीकन ममालिक हों या फिर एशियन ममालिक की बात करें, ख़ुद अमेरिका के अंदर देख लें कि किस तरह तूफ़ान जो है उनकी नोयत किस तरह शिद्दत आती जा चुकी है। और ऐसे ममालिक के जहाँ पर बारिश होना भी कभी कभार बस गुमान ये ख्वाब ही हुआ करता था, अब वहाँ भी बर्फ़बारी हो रही है। तो ऐसी मुतादिद चीज़ें हो रही हैं जो इससे पहले नहीं देखी गई हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये तमाम चीज़ें, ये पूरी दुनिया का जो मौसम है इसके अंदर यकीनन इंसानों का ही किरदार है कि जिस तरह से हमने अपनी आबो हवा को आलूदा किया है, हमने ख्याल नहीं रखा है, हमने सनतें तो बनाई हैं मगर हमने इससे पहले के क़दमात नहीं किए हैं। अब पूरी दुनिया को इसी चीज़ का सामना है, कहीं बारिशें हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे सैलाब आ जाता है, और कहीं ऐसे ममालिक है जहाँ पर बारिशें ही नहीं होती और कहत की जो सूरत हाल है वो हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान के हवाले से भी आज मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हम बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि स्मोग और फिर गंदगी और फिर दीगर जो आलूदा हवा हमारी हो चुकी है, कराची बिलखसूस लाहौर, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ पर हमसे कोताही हुई है और किस हद तक जो है हम अभी तक संजीदा हैं और क्या हम इस मामले से निमट सकेंगे, नहीं निमट सकेंगे। जनेवा में भी एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के लिए जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, पाकिस्तान जिससे मुतासर हुआ, पूरी दुनिया वहाँ पर यकजा होगी और पाकिस्तान के लिए इमदाद जो है, माली इमदाद इकट्ठी की जाएगी। अब ये भी एक बड़ा अहम और पहली बारी ही होने जा रहा है ऐसा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली आज का अहम एक मौजू है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी IMF हुकाम से बात हुई है जिसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि 2 से 3 दिन के अंदर IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। ये यकीन दहानी करवाई गई है। अब आने वाले 2 या 3 दिन में मालूम हो जाएगा कि IMF की टीम आई है, नहीं आई है, और फिर क्या शराइत होंगी, महंगाई की कोई नई लहर आएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब की सियासत के हवाले से भी। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी गिरफ्त रखते हैं, ख़ुद लिखते भी रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, स्मोग हो, सैलाब की तबाहकारियाँ हों, डैम्स के हवाले से आपने मुतादिद बार लिखा भी और कहा भी। क्या कहेंगे जिस माहौलियाती आलूदगी का पाकिस्तान को सामना है? देखें, लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। कराची अब और दिल्ली, ये देखें कि जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो ज़्यादा आलूदा शहर हमारे यहीं पर हैं। दूसरी आप बात कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ पे बारिश भी कभी कभी होती थी, वहाँ पे अब बर्फ़बारी हो रही है। अब ये देखेंगे चंद रोज़ पहले जो कुछ विजुअल्स आए हैं खाना काबा के अंदर जो बर्फ़बारी हुई है, और सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से बारिशों से सैलाब की कैफियत पैदा हुई है। और पाकिस्तान में तो आपने देखा ही कि गर्मियों में जिस तरह मानसून में जो सूरत हाल पाकिस्तान की हुई। तो अभी भी आते हुए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ 1-2 क्लिप्स शेयर किए हैं। इस्लामाबाद दिस मॉर्निंग, अब वहाँ पे अब इतनी स्मॉग है और सारी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने इस्लामाबाद में दरख्त कटते जा रहे हैं। आप कराची का एरियल व्यू लें और लाहौर का एरियल व्यू लें तो आपको कहीं पे ग्रीनरी नज़र नहीं आती। नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में हमने जो अपनी एग्रीकल्चर की ज़मीनें, ज़राअत की जो ज़मीनें हैं वो भी हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ में, अब कितने हज़ार एकड़ ज़मीन जो है मुल्तान में हमने हाउसिंग सोसाइटी की नज़र कर दी, और जो आम के दरख्त थे सारे वो हमने वहाँ से काट दिए, और उसकी अब बहुत सारी तौजीहात पेश की जा रही हैं जी। पहाड़ों के ऊपर देख लें, वहाँ पर भी जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है और लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आपने मुतअद्दिद बार ये देखा होगा
کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم بند ہو گئی، AJK میں اتنی تودا گر گیا. یہ تودے کیوں گر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان تودوں کو پکڑنے والی درختوں کی جڑیں آپ نے وہاں سے ختم کر دی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بہت صورتحال. منیر صاحب، اس میں اگر ہم موجودہ تناظر میں اگر ہم بات کریں جس کا سامنا، کیونکہ عوام اس کو ابھی کی تناظر میں بہتر سمجھ سکیں گے، ہم یہ اسموک دیکھتے ہیں، پھر پریکاشنز بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ باہر نکلیں تو ماسک کا بھی استعمال کریں. یہ آلودہ ہوا ہے جس کے ذرات ہیں جو اس صورت میں ہمارے جو سامنے آ جاتے ہیں. یہ اسموک بننے کی وجوہات اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح یہ بنتی ہے، اور اس میں ہمارا یعنی کہ انسانوں کا کیا کردار ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہمیں ہی پھر فیس کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، اس میں ہمارا ہی کردار ہے کہ ہم اب جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ جو آلودگی فضا کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مالیکیولز جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں. اگر آسان لفظوں میں لے مین کہ اگر ہم اس زبان میں بات کریں تو وہ پھر نیچے آ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جو کاربن پارٹیکلز اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب بہت ساری جو فضا ہے وہ آلودہ بہت زیادہ ہوگی تو وہ بہت ساری ڈسٹ پارٹیکلز ٹھنڈ کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سورج بھی نکلنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. اور یہ ہمیں اب گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی جو بڑی وجہ ہیں، وہ ایک تو جو آپ کی انڈسٹریل چمنیاں جہاں پہ آپ کوئلہ استعمال کر رہے ہیں، دوسرا جو سب سے بڑی وجہ وہ آپ کی گاڑیاں ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کراتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں اور لاہور کی فوٹیج دیکھ لیں اور کراچی کی کسی بھی شہر کی فوٹیج دیکھ لیں، ہماری گاڑیوں میں سے کس طرح سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. ہم قطعاً کوئی خیال نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ اگر آپ کی گاڑی کا دھواں دے رہی ہے، آپ کی موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہے، تو نہ صرف آپ اپنے نقصان کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کا نقصان کر رہے ہیں، پیٹرول کی کنزمپشن بڑھا رہے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر دوسرے انسان جو کم اس طرح کے کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں اور ان کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا کردار نبھائے اور اپنے کاربن ایمیشنز کو کم کرے. اب صنعتیں تو رہنی ہے، یہ حقیقت ہے. اب یہ اس کو نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر. اب اس کے اندر جو مین جو ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ہوں گی، یا پھر ایسی جو فضا ہے وہ نہ بنے، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہوں گے. وہ آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں. وزارت تو موجود ہے، کام کیا کر رہی ہے، اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا. ناظرین، یہاں وقت ہوئے بریک کا. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. منیر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا. پاکستان میں بھی وزارت تو موجود ہے، صنعتیں اب بند نہیں ہونی ہیں، صنعتیں بڑھنی ہی ہیں. اقدامات ہمیں کرنے ہیں، ہو رہے ہیں اقدامات یا دیکھیں کاغذوں میں بہت ہو چکے ہیں، اور ان اقدامات کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے اور جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، جس طرح سے کاغذوں میں ہم نے اپنی گورنمنٹ کے اداروں کو اور پورے جو ایک گرین رجیم ہم نے ڈیولپ کیا ہے، پاکستان کو سر فہرست ہونا چاہیے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں کمی کے حوالے سے اور ایک سرسبز و شاداب ملک کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں ہیں. ہم نے پہلے بلین ٹری سونامی آیا، 10 بلین ٹری سونامی آیا، ایکو سسٹم ریسٹوریشن اور پتہ نہیں کتنا کچھ کیا. اسلام آباد کو پلاسٹک فری ہم نے بنانے کی، سنگل یوز پلاسٹک جو شاپنگ بیگز ہیں ان کے بارے میں. لیکن کیا ہے، چاروں طرف سنگل یوز شاپنگ بیگز مل رہے ہیں، اور بلکہ اب پولی پروپلین کے بھی آ گئے ہیں. اب ایسی کوئی صورتحال کے اندر جب ادارے اپنے کام نہیں کر رہے تو لیجسلیشن کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آیا ہوا ہوتا ہے. ماسٹر پلان کی کھلم کھلا آپ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں اب شہر نے تو بڑھنا ہے. آپ نے اپنے شہر کی آبادی کو لمٹ کرنا ہے.
جب آپ اس کو بالکل بے لگام چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو جب ویسٹڈ انٹرسٹ پریویل کرے گا. اب اس دن کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ انٹرچینج بننا چاہیے اسلام آباد کے اندر. وہاں کے شہری جو ہیں کوٹ ان کوٹ شہری جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے پریس کلب کے سامنے بھی کیا, انہوں نے لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ سارے پراپرٹی ایجنٹ اس جگہ کے ملے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مارگلا ایوینیو جو آ رہا ہے اس کا بینیفٹ ان کی پراپرٹیز کو ہو. انہوں نے بہت ساری چند ایک وہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ خریدی ہوئی ہے یا ان کی اپنی وراثتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھ جائے. اگر وہاں سے انٹرچینج نکلے گا تو بہت سارے لوگوں کو تو اب یہ ہے کہ اگر E11 کی طرف کوئی گرین بیلٹ موجود تھی, پچھلے 3-4 دنوں سے وہ گرین بیلٹ ساری ختم کی جا رہی ہے, روڈ کو ہم نے بڑھانا ہے. اب اسی طرح کی صورتحال اگر ہم کرتے جائیں گے, گرین بیلٹس یا گرین کور جو ہے ہم اپنے ملک سے ختم کرتے جائیں گے, دوسری طرف ہمارے ہاں جو گرین انرجی ہے وہ ہارنس نہیں ہو رہی ہے. ہم سولر انرجی کا ہم نے کہاں پہ ابھی ہم نے ٹیپ نہیں کیا ہے, اور ہمارے اگر ونڈ انرجی کی دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بھی کوئی ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی کے اوپر کوئلہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا ہے مختلف اپنی پاور پلانٹس کے اندر, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کی کہیں نہ کہیں تو اس کے بھی امپلیکیشنز تو ہو رہی ہیں. صاحب اس کے اوپر بھی ہم بات جو کر رہے ہیں اب اس میں زرعی زمینوں کے حوالے سے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سوسائٹیز ہم بیک ٹو بیک بنا رہے ہیں, چونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں, جنیوا کانفرنس کا اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکام کو معلوم ہے کہ ہم وہ ملک تھا جو کم از کم گندم اور چاول جو ہے یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہوا کرتے تھے, ہمیں کہیں سے منگوانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی, اب ہمیں یہ بھی باہر سے منگوانا پڑ رہے ہیں. پھر سیلاب آ گیا, سیلاب میں جو پہلے سے جو چیزیں لگی تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. $30 ارب کا جو کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, کہ روڈ میپ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اور جنیوا کانفرنس جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس میں یہ رکھی جائیں گی چیزیں تاکہ عالمی دنیا ہماری مدد کرے. عالمی دنیا مدد کر دے گی یا نہیں کرے گی, امداد کا اعلان ہوگا, اس میں سے کتنے ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے. آپ اس کانفرنس کو خود ذاتی حیثیت میں کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر سیلاب اور ایسے قدرتی آفات سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ اقدامات کیا کرنے ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ کے دوسرے سوال کو پہلے لے لیتے ہیں کہ جو ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی فیڈرل میں موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر ہے کہ لیکن اس کو ہم نے صوبائی سطح پر بھی اور ضلعی سطح پر بھی ہم نے بنانا تھا. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ابھی تک نہیں بن پائی ہیں, اور کتنا وقت ہو چکا ہے, اگر شاید 15 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو یا 20 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک ہم اس کا پورا نیچے تک جال نہیں پھیلا سکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر بہت سارا پیسہ لگا ہے, لیکن وہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا ایسے مواقع کے اوپر, یہ بھی ایک سوال ہے. گلیشیئر میلٹنگ پہ اوپر اور یہ گلوف کا پروجیکٹ جو ہے ہم اس وقت کوئی $40 ملین جو ہیں اس کے اوپر لگا چکے ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی گلوف فینومینا جو ہے اس کو ہم روک نہیں پائے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو روک نہیں پائے ہیں. ہمارے پاس پیسہ بہت سارا آتا ہے اور لگتا بھی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ لگنے کے بعد اس کا جو افاقہ ہونا چاہیے. دیکھیں رضا, میں اور آپ اگر فرض کرو بیمار ہیں اور دوائی کھاتے ہیں اور بہت مہنگی دوائی بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں آتا, تو اس کا کچھ تو مقصد یعنی کچھ تو نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ یا تو دوائی ٹھیک نہیں ہے یا ہم نے کھائی ٹھیک نہیں ہے, تو یا وہ اتنی کی تھی ہی نہیں جتنی ہم نے کہا. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی, اور اب ہم ایک بہت بڑا ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں. میری یادداشت کے مطابق, اب 30-32 سال کا میرا اپنا کیریئر ہو جاتا ہے جی, میری یادداشت کے مطابق کوئی اقوام متحدہ نے کسی ایک ملک کے ساتھ مل کر اتنی بڑی ڈونر کانفرنس کہہ لیں وہ نہیں اس کا انعقاد نہیں کیا ہے. اب انٹرنیشنل کانفرنس آن ریزیلینٹ پاکستان بنایا جا رہا ہے. اب ریزیلینٹ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے موسمی تغیرات, اس کا مطلب اگر یہیں سے اگر آپ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تفصیل سے بات ہو جائے گی تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ اس اہمیت جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, دوبارہ حاضر.
ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं जिनेवा में कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, इस ब्रेक में जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी अपने मेहमान मुनीर अहमद साहब से कहूँगा वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। क्या समझते हैं कितनी अहमियत की हामिल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यकीनन जो ज़री ज़मीनें हैं उनका भी एक अंदाज़ा रखा गया है, और फिर इसी तरह लोगों के घरों की बहाली का भी काम है, पूरा सड़कों की तामीर के हवाले से भी काम है, नई सड़कें भी बननी हैं, शाहराहें बननी हैं, डैम्स के हवाले से जो मेन एक फोकस है हमारा, जो पॉइंट है जो हमें ही करना है, वो भी इन तरजीहात के अंदर शामिल है और उस तरफ भी हम जाएंगे। अच्छा देखें, अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इसका मेन एजेंडा 3 ही चीज़ें हैं। एक तो रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन है पोस्ट फ्लड्स। तो ये इसके, फिर दूसरा ये है कि इसका एक दूसरा मकसद ये है, एक तो फंड रेस करना है, और इसको दूसरा ये था कि पाकिस्तान को ऐसे इकदाम किए जाएं, अडेप्टेशन, जो क्लाइमेट अडेप्टेशन है उसकी तरफ लेके जाया जाए, और ऐसे इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलिएंट बन जाए, और जहाँ जहाँ पे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान की या वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उनको क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोसेस के ज़रिए से आप उनको उस ख़तरात से जो उनको दो चार हो सकते हैं उससे निकाल कर आप बेहतरी की तरफ ले आएँ, ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात हों ही ना, क्योंकि ये होना है। और बांग्लादेश ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने इन्हीं सैलाब की वजह से, और अब वहाँ पर अमवात और नुकसानात जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक, तो अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को भी ऐसे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, और अडेप्टेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब सर से गुज़र जाती है, हादसात हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तब हम लोग सोचते हैं कि यार अब हमें इसका कुछ करना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जब मुश्किल आती है तभी हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, हमने मुश्किल इक़दामात आने नहीं, मुश्किल आकर जब चली जाती है, जब डिज़ास्टर हो चुका होता है, तो फिर हम लोग सोच रहे होते हैं। अभी मईशत की इसी हवाले से अगर बात को आगे बढ़ाते हुए मईशत की भी पाकिस्तान की बात कर लें, तो हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना हो या हमारी फाइनेंस की टीम हो गवर्नमेंट की, तो उनके पास प्लान क्या है? उनके पास भी प्लान यही है कि हमें चूँकि सऊदी अरब से आ जाएंगे पैसे, हमें चूँकि चीन से आ जाएंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा तो हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। यानी हमने अभी भी वो कर्ज़ या इमदाद के ऊपर ही चलना है। हमारे पास, हमारी फाइनेंशियल जो टीम है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आने वाले दिनों में, अरसों में या सालों के अंदर हमें पाकिस्तान को इस इमदाद कल्चर से और कर्ज़ कल्चर से जो है वो जान छुड़ानी है। किसी के पास भी कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही है। अगर हम पिछली बात को इससे के साथ रिलेट कर लेंगे, जैसे जैसे क्लाइमेट डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारी जो मईशत है वो भी तबाह बर्बाद हो रही है। अब डिज़ास्टर की वजह से हमारी जो ज़री फसलें कितनी तबाह हुई हैं, घर कितने तबाह हुए हैं, तो ये भी ज़ाहिर है कि एक मईशत का पहिया रुक जाता है। दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हर वक्त पाकिस्तान को ICU में लेकर बैठे हुए हैं। ICU से पाकिस्तान बहुत वक्तों से निकल ही नहीं पा रहा। कोई अगर पिछले 30-40 वर्षों में देखें तो पाकिस्तान हर वक्त, जब से मैंने शऊर की आंख खोली है, 30-40 साल अब हो गए हैं इसी काम में, बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान हर वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। और उसी वजह से अब ये नाजुक मोड़ है, नाजुक मोड़, अच्छा नाजुक मोड़ से गुजरता है, मोड़ है कि नाजुक पता नहीं मोड़ चलेगा से किसे। गुजर कर रजा वो फिर नाजुक दौर में दाखिल हो जाता है, और फिर वो बहुत नहीं, ये और हमारे आर्मी चीफ ने यहाँ भी कहा है कि मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, नाजुक मोड़ है। नाजुक, ओके फाइन जी, नाजुक मोड़ है। और लेकिन कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाती है? अगर फर्स्ट उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जब भी हम नाजुक मोड़ की बात करते हैं तो मेरा प्रोड्यूसर कह देता है कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होते हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हमारे।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से भी, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। मुनीर साहब, पाकिस्तान की मईशत की बात की जाती है और ये वो मामलात हैं जो लिंक हैं आपस में, सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम के हवाले से भी बात हो। पंजाब की सियासत में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे PTI वर्सेस PDM नहीं होगा बल्कि PTI वर्सेस काफ लीग हो गया है, क्योंकि खान साहब ने कह दिया कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते परवेज़ इलाही तो हमारे जो अरकान है वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अच्छा, ये थ्रेड्स आपको पता है कि मुस्ताफ़ी होने की, इस्तीफ़ों की, आप कितने वक्त से इसको देख रहे हैं और आप इस्तीफ़े देते हैं, फिर जाके स्पीकर के सामने उसको एंडोर्स भी नहीं करते हैं। और ये एक अब ये मैंने आपको कई महीने पहले भी ये कहा था कि ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये मेरे ख्याल शायद पिछले साल अप्रैल मई वगैरह के अंदर जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा तो अगले साल तक एक साल हम इसी तरह की गुफ्तगू सुन रहे होंगे और इसी तरह की जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहेगा और जो मईशत को मज़ीद कमज़ोर करेगा और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है उसको कमज़ोर करेगा। और IMF वाली जो सूरत हाल है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगी और देखा कि अभी तक हम उसी सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। अब ये जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे ये इसी तरह की सूरत हाल चलती जाएगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब लगता है कि PTI के MPs जो हैं वो मुसाफिर नहीं होंगे पंजाब असेंबली से। यार अब मुझे नहीं लगता, ये लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। मार्च अप्रैल आ जाना है और मार्च अप्रैल में जैसे एक साल से हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एतमाद का वोट तो लेना है ना, गवर्नर की जानिब से जो कहा गया और फिर अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया था। परवेज़ इलाही साहब ये भी तो कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लूँगा ही नहीं, क्योंकि जो गवर्नर की जानिब से हिदायत दी गई हैं वो तो गैर कानूनी है। तो अगर एतमाद का वोट वो नहीं लेंगे तो अदालत फिर बुला लेगी, फिर ये मामला अदालतों में जाएगा और हो सकता है कि फिर परवेज़ इलाही साहब को जो उन्होंने डेडलाइन दी थी अदालत ने, इसका खमियाजा जब भुगतना पड़े। तो दोनों सूरतों में पंजाब हुकूमत को नज़र नहीं आ रही है स्टेबल। देखें, दोनों सूरतों के अंदर मुल्क जो है वो सियासी इंतशार का शिकार होगा मज़ीद। अब अगर वो वोट एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो भी सियासी इंतशार फैलेगा, वो नहीं ले लेते तो भी सियासी इंतशार फैलेगा। पहले तो ये दोनों जमातें मिलकर इस प्रोसेस को लिंगर ऑन करती जा रही हैं और जब बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, अगर और 1-2 महीने ये गुजार लेते हैं इसी तरह से तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर वो वक्त आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि जिस खान साहब जो बात कर रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की बातें की जा रही हैं, बाप जो पार्टी है उसको जम करने की बातें की जा रही हैं पीपल्स पार्टी में, तो ये सूरत हाल लग रही है इदारे की तरफ से। तो कह दिया गया ये पॉलिटिकल है, तो खान साहब नहीं, इदारे देखें रज़ा, ये हम पिछले भी 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इदारे के ये कह देने से कि वो पॉलिटिकल हो चुके हैं या वो गैर सियासी हो चुके हैं तो ये मुश्किल बात है। ये नहीं होता। दुनिया के अंदर जो भी इस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसका कोई ना कोई अमल दखल हुकूमत के अंदर, सियासत के अंदर रहता है। कम हो जाता है, लेकिन सियासतदानों को जो एक स्टेट एजेंडा होता है उसके साथ रखने के लिए रियासत को या रियासती इदारों को, आप इस बयानी से स्टेटमेंट से मुतफिक है? मैं नहीं मुतफिक। मैं देखें कि पॉलिटिकल होने से मैं कतन मुतफिक नहीं हूँ कि और पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब को तैयार किया जा रहा है, इससे इख्तिलाफ करते हैं? नहीं, उससे मैं मुतफिक हूँ कि पीपल्स पार्टी जो अपनी पोजीशन का यानी अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है बहुत वक्त से है और ये दोबारा कोशिश की जा रही है कि एक वक्त में सिंध से ज़्यादा पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ था और कोशिश ये की जा रही है कि वो उसको रेस्टोर किया जाए। और लेकिन वो कोशिश, खान साहब तो ये कह रहे हैं कि कोशिश पीपल्स पार्टी खुद नहीं कर रही है, इदारे उसके साथ मिलकर कर रहे हैं। चलें, अब वो देखें, अब खान साहब की हम किसी भी बात को उस तरह से मुसद्दका नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं इमरान खान साहब की जो पिछले वक्त के अंदर हमें बिल्कुल बनाई हुई लगी हैं और वो झूठ पर मबनी नैरेटिव्स थे, वो ऐसा गलत साबित होते रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि इदारे क्यों इस तरह से सियासी खलफशार का शिकार करेंगे मुल्क को या किसी सूबे को, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़ुद इतनी मुस्तहकम है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट लोग मौजूद हैं जो अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं पंजाब के अंदर।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ